अब मैं आपको एक और तस्वीर और रादर एक मैप दिखाना चाहूंगा जो तब प्रेजेंट हुआ जब इंडिया ने 28 मई 2023 को अपनी नई पार्लियामेंट बिल्डिंग का इफ्तिताह किया। जब इंडिया की मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के स्पोक्स पर्सन अरिंदम बख्शी से पूछा गया कि इस मैप का मकसद क्या है, तो उन्होंने कहा कि ये मैप किंग अशोका के जमाने की मौर्यन एम्पायर को डिपिक्ट करता है। सुपरफिशियली शायद ये बात दुरुस्त हो, लेकिन इसके पीछे जो सोच है वो सोच है अखंड भारत की। और ये बात इंडिया के मिनिस्टर फॉर पार्लियामेंट्री अफेयर्स प्रहलाद जोशी ने अपने ट्वीट में साफ साफ लिख दी, द रिजॉल्व इज क्लियर, अखंड भारत। लेकिन आखिर ये मैप है क्या, और ये जो अखंड भारत का कॉन्सेप्ट है इसका मतलब क्या है? ये बात दोस्तों आप लोगों को समझाने के लिए मुझे आपको तारीख में लेके जाना पड़ेगा। शायद आप लोगों को याद हो, जब मैंने गांधी जी पर वीडियो बनाई थी तो मैंने उनके असैसिन नथुराम गोडसे का जिक्र किया था। नथुराम गोडसे और उसके साथी नारायण आप्टे एक राइट विंग हिंदू ग्रुप आरएसएस के फॉलोअर्स थे, जिन्होंने गांधी को अपने साथियों के साथ मारने का प्लान बनाया। 30 जनवरी 1948 को नथुराम गोडसे ने गांधी को पॉइंट ब्लैंक गोलियां मारकर असैसिनेट कर दिया। गोडसे का ट्रायल हुआ और साथ नारायण आप्टे का भी, और फाइनली दोनों को फांसी की सजा दी गई। जिस दिन गोडसे को फांसी दी जा रही थी, यानी कि 15 नवंबर 1949, तो वो अपने सेल से बाहर निकला और बाहर निकलते ही उसने एक नारा लगाया, अखंड भारत, जिसके जवाब में नारायण आप्टे ने कहा अमर रहे। लेकिन गोडसे और आप्टे की ये सोच अपनी नहीं थी, ये सोच उन्हें दी थी एक और एक्सट्रीमिस्ट राइट विंग हिंदू नेशनलिस्ट विनायक दामोदर सावरकर ने। शशि थरूर की किताब वाई आई एम अ हिंदू का रिव्यू करते हुए मैंने आपको वीर सावरकर से इंट्रोड्यूस करवाया था। सावरकर ही वो शख्स था जिसने हिंदुत्व के कॉन्सेप्ट को पॉपुलराइज किया, जिसका आज सबसे बड़ा फॉलोअर नरेंद्र मोदी है। सावरकर एडोल्फ हिटलर के फैशिज्म और जर्मन नाटसीज्म से बहुत इंस्पायर्ड था, और वो इसी फैशिज्म को इंडिया में राइज करना चाहता था। इसका प्रूफ है उसकी 1937 की स्पीच, जिसमें सावरकर ने कहा कि हिंदुस्तान एक होगा, कश्मीर से रामेश्वर तक और सिंध से आसाम तक। इसके अलावा सावरकर का कहना था कि हर वो शख्स जो इंडस दरिया से समंदर तक और हिमालय से नीचे रहता है, वो दरअसल हिंदू होली लैंड का हिस्सा है। सावरकर की स्टेटमेंट के रेफरेंस से अगर आप पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, म्यांमार का मैप देखेंगे तो आपको अखंड भारत यानी कि अनडिवाइडेड इंडिया की पूरी कहानी समझ आ जाएगी। सो अखंड का मतलब है अनडिवाइडेड और अखंड भारत का मतलब अनडिवाइडेड इंडिया। ये इंडिया के राइट विंग हिंदू नेशनलिस्ट का एक ऐसा ख्वाब है जिसमें अफगानिस्तान से लेके ऑल द वे टिल म्यांमार सिर्फ एक ही जियोपॉलिटिकल एंटिटी है। ये एक ही हिंदू होली लैंड है और इस लैंड का नाम है हिंदुस्तान। सो अखंड भारत का जो कॉन्सेप्ट है वो ना अफगानिस्तान को मानता है, ना पाकिस्तान को, ना बांग्लादेश को, ना नेपाल को, ना भूटान को और ना म्यांमार को। इसका प्रूफ आपको फॉर्मर आरएसएस चीफ गोलवलकर की इस स्टेटमेंट में मिल जाएगा। उसने कहा था कि पाकिस्तान इज एन अनसर्टेन स्टेट एंड वी शुड ट्राई टू यूनाइट बोथ द कंट्रीज इनटू वन। पाकिस्तान एक गैर यकीनी रियासत है और हमें पाकिस्तान और इंडिया को मिला देना चाहिए। मोरोवर गोलवलकर ने अपनी किताब बंच ऑफ थॉट्स में यह भी क्लेम किया कि अफगानिस्तान और ईरान को भी अखंड भारत का हिस्सा होना चाहिए। सावरकर और गोलवलकर के इन आइडियाज को एक और हिंदू राइट आइडियोलॉग पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने मजीद फैलाया। दीनदयाल के मुताबिक इंडिया इज वन नेशन टिल द ओशंस। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक भारत एक है। दीनदयाल के मुताबिक अखंड भारत का जो आइडिया है वो 3 वजूहात की वजह से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पहली ये कि पार्टीशन की वजह से इंडिया को पाकिस्तान से ज्यादा नुकसान हुआ, उसका डिफेंस एक्सपेंडिचर बढ़ गया और इंडस्ट्री की प्रोडक्टिव कैपेसिटी कम हो गई। दूसरी ये कि पार्टीशन की वजह से कुछ सीक्रेट प्रॉपर्टीज पाकिस्तान के पास चली गईं, जैसे कि ननकाना साहिब और आर्या समाज की करोड़ों की जायदाद। तीसरी वजह दीनदयाल के मुताबिक ये थी कि पाकिस्तान की वजह से मुसलमान अपनी गोल्डन मुगल एम्पायर के ड्रीम को रिवाइव कर लेंगे। दिस इज द रीजन व्हाई ही वांटेड एन अनडिवाइडेड इंडिया। सो अखंड भारत एज अ कॉन्सेप्ट एक ऐसा मुल्क है जिसका एक कॉन्स्टिट्यूशन है, एक पार्लियामेंट है, एक जुडिशरी है, एक मिलिट्री है और एक नेशन है। बाय द वे, जब मोदी साहब नवाज शरीफ से मिलने एक सरप्राइज विजिट पर लाहौर पहुंचे तो आरएसएस ने एक बयान जारी किया कि हमें आज भी यकीन है कि पाकिस्तान और बांग्लादेश एक दिन इंडिया के साथ यूनाइट हो जाएंगे।
इनफैक्ट 2012 में जब नरेंद्र मोदी गुजरात के सीएम थे तो उन्होंने भी अखंड भारत की बात की थी, जिसको उन्होंने नाम दिया था सांस्कृतिक भारत का, ड्रीम ऑफ अ यूनाइटेड इंडिया। यहां पर दो चीजें डिस्कस करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए, जो आरएसएस के ओरिजिनल थिंकर्स है ना, वो ये कंसिडर करते थे कि अखंड भारत एक जियोपॉलिटिकल एंटिटी होगी जिसकी बाउंड्रीज होंगी अफगानिस्तान से नेपाल म्यांमार तक, जबकि आज की आरएसएस इसे एक कल्चरल कॉन्सेप्ट की तरह आगे लेकर जाना चाहती है। बट माई अपॉलॉजीज टू आरएसएस, आई एम सॉरी टू रेन ऑन योर परेड, बट द रियलिटी इज कि अखंड भारत ना एक जियोपॉलिटिकल एंटिटी बन सकती है और ना ही एक कल्चरल एंटिटी। बट व्हाई डू आई से दिस? इसकी बहुत सॉलिड रीजंस है। सबसे पहली और सबसे बड़ी रीजन यह है कि पाकिस्तान की क्रिएशन हुई है टू नेशन थ्योरी के ऊपर, जो ये कहती है कि हिंदू और मुसलमान दो अलग अलग कौमें हैं, लिहाजा दे कैन नेवर लिव टुगेदर। ये टू नेशन थ्योरी इतनी तगड़ी थी, इसकी सोच अवाम में इतनी मकबूल थी कि अंग्रेजों की पावर होने के बावजूद पाकिस्तान को क्रिएट करना पड़ा। सो दिस टू नेशन थ्योरी विल नेवर अलाउ पाकिस्तान टू मर्ज विद इंडिया। ये तो हो गई पहली रीजन। दूसरी रीजन है पाकिस्तान की स्ट्रॉन्ग मिलिट्री। पाकिस्तान की मिलिट्री वो इदारा है जो सबसे तगड़ा है और ऑर्गेनाइज्ड है, चाहे वो पॉलिटिकली हो या फिर मिलिटरीली। पाकिस्तान मिलिट्री के होते हुए इट्स नेवर एवर 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 पॉसिबल कि पाकिस्तान इंडिया के साथ मर्ज हो जाए और अखंड भारत का हिस्सा बन जाए। तीसरी बड़ी रीजन व्हाई दिस अखंड भारत विल नेवर बी अ रियलिटी इज कि पाकिस्तान में तकरीबन 23 करोड़ मुसलमान रहते हैं और ये मुसलमान कभी भी इंडिया में मूव नहीं करना चाहेंगे, और अगर ये मूव हो भी गए तो इंडिया के पॉपुलेशन डेमोग्राफिक्स तहस नहस हो जाएंगे। मुसलमानों की पॉपुलेशन वहां बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी एंड इंडिया वुड नेवर वांट दैट, क्योंकि मुसलमानों की आबादी में इजाफा आरएसएस की आइडियोलॉजी के खिलाफ है। इट इज अगेंस्ट द हिंदुत्वा आइडियोलॉजी। चौथी रीजन ये कि पाकिस्तान एक न्यूक्लियर पावर है और एक न्यूक्लियर पावर कभी भी अपना लैंड किसी और मुल्क को नहीं दे सकता। दिस इज ओनली पॉसिबल इफ पाकिस्तान लूजेस द न्यूक्लियर वॉर, और अगर इस खित्ते में न्यूक्लियर वॉर हुई तो ना पाकिस्तान बचेगा और ना इंडिया। एक और रीजन जिसकी वजह से अखंड भारत कभी भी रियलिटी नहीं बन सकता वो ये कि ये कॉन्सेप्ट खुद इंडिया की फॉरेन पॉलिसी के खिलाफ है। इंडिया की फॉरेन पॉलिसी ये कहती है कि वो एक नॉन रिविजनिस्ट स्टेट है, यानी कि इंडिया एक ऐसा मुल्क है जो अपने बॉर्डर्स को नहीं बदलना चाहता, वो मजीद लैंड इन्वेड नहीं करना चाहता, लिहाजा अखंड भारत बिकम्स नल एंड वॉइड। और आखिरी रीजन ये कि एक पाकिस्तानी के हालात जितने भी खराब हो, वो जितना ही गरीब हो, वो जितना ही महंगाई का मारा हुआ हो, वो कभी भी इंडिया के साथ मर्ज नहीं होना चाहेगा। अब सवाल यह है कि जब ये इतना इम्प्रैक्टिकल आइडिया है तो व्हाई डू पीपल इन इंडिया कीप ऑन टॉकिंग अबाउट इट? वो इसलिए कि ये सिर्फ एक प्रोपेगेंडा है टू विन द इलेक्शंस। यहां पे मुझे हामिद मीर का एक शो याद आ रहा है जो आज से 10-15 साल पहले रिकॉर्ड हुआ था। उसमें एक इंडिया के फॉर्मर मिलिट्री जनरल मौजूद थे। उसने एक बहुत ही जबरदस्त बात कही। उसने कहा कि इंडियंस बहुत फ्रूगल हैं, बहुत इंटेलिजेंट है, आईटी में इंडिया का बहुत बड़ा नाम है और दुनिया में हर जगह इंडियंस की वाह है। दे आर वेरी वेरी इंटेलिजेंट एक्सेप्ट व्हेन इट कम्स टू पाकिस्तान। पाकिस्तान का नाम सुनते ही न जाने इंडियंस को क्या हो जाता है, दे स्टॉप बिहेविंग वाइजली। और इसी अनवाइज नेचर का नतीजा है ये अखंड भारत का कॉन्सेप्ट। जिस तरह आरएसएस के लोग इंडिया में अखंड भारत की बात करते हैं, इसी तरह पाकिस्तान में भी कुछ यूटोपियन माइंड्स हैं जो गजवाए हिंद की बात करते हैं। अब ये गजवाए हिंद क्या है? बेसिकली ये नारा है कुछ वायलेंट ट्रांसनेशनल नॉन स्टेट एक्टर्स का जो रिलीजियस फैनेटिक्स हैं और चाकू, छुरियों और डंडों के जरिए हिंदुस्तान को फतह करना चाहते हैं। यहां पर मैं अपनी इंडियन ऑडियंस को एक बात बहुत ही प्रैक्टिकली बताना चाहता हूं कि पाकिस्तान की स्टेट और स्पेशली पाकिस्तान की आर्मी का गजवा हिंद के कॉन्सेप्ट से कोई ताल्लुक नहीं है। इसकी बहुत ही ऑब्वियस रीजंस है जिसका जिक्र मैं वीडियो के लास्ट में करूंगा। एनीवेज, पहली बात यह कि गजवा हिंद का जिक्र ना तो कुरान मजीद में है और ना किसी हदीस में। रिलीजियस फंडामेंटलिस्ट और टेररिस्ट ने भरपूर कोशिश की है कि इस सो कॉल्ड अजीम लड़ाई को इस्लाम से जोड़ दिया जाए, बट दिस इज नॉट ट्रू एट ऑल। इसमें कोई सच्चाई नहीं है।
यहां पर थियोलॉजिकली मैं आप लोगों को एक बात बताता चलूं कि इस्लामिक लिटरेचर के मुताबिक गजवा सिर्फ उन जंगों को कहा जाता है जिसमें हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद शिरकत की, या उन जंगों को खुद लीड किया जिसमें हुजूर पाक ने किसी और जनरल को अपॉइंट किया, उनको सरिया या मार्का कहा जाता है। कुछ मुस्लिम स्कॉलर्स कहते हैं कि गजवा हिंद के हवाले से कुछ अहादीस को मोहम्मद बिन कासिम के जमाने में फैब्रिकेट किया गया, इसीलिए स्याह सत्ता में कहीं भी गजवा हिंद का जिक्र नहीं है। इट्स जस्ट अ टूल टू मिसलीड यंग माइंड्स। गजवा हिंद सिर्फ मासूम लोगों को टेररिस्ट बनाने का एक जरिया है। इट हैज नथिंग टू डू विद द स्टेट ऑफ पाकिस्तान एंड द पीपल ऑफ पाकिस्तान। इसकी बहुत ही सॉलिड लॉजिकल रीजंस हैं। पहली तो यह कि इंडिया पाकिस्तान से तकरीबन 4 गुना बड़ा मुल्क है। सो इंडिया ऑफ कोर्स इज मोर पावरफुल देन पाकिस्तान। उसकी मिलिट्री पावर भी पाकिस्तान से कई गुना ज्यादा है। कोई बेवकूफ ही होगा जो अपने से 4 गुना मुल्क बड़े पर कब्जा करना चाहेगा। दिस इज नेवर पॉसिबल। दूसरी रीजन यह है कि पाकिस्तान के इकोनॉमिक कंडीशंस ऐसे नहीं है कि पाकिस्तान किसी भी जंग को अफोर्ड कर सके। वी हैव हार्डली सर्वाइव्ड अ डिफॉल्ट। पाकिस्तान में लोगों के पास रोटी खाने के पैसे नहीं है। हाउ कैन दे अफोर्ड टू फाइट अ वॉर? तीसरी बात यह कि एक आम कॉमन पाकिस्तानी का इस कॉन्सेप्ट गजवा हिंद में कोई इंटरेस्ट नहीं है। वो सारी उम्र बेचारा अपनी जिंदगी को बेहतर करने में गुजार देता है। He spends his entire life in making both ends meet. लिहाजा दिस कॉन्सेप्ट इज फ्यूटाइल एंड मीनिंगलेस। और आखिरी रीजन मैं ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन कर चुका हूं। याद रखें, पाकिस्तान एक न्यूक्लियर पावर है और ये जो एटॉमिक बॉम्ब्स है ना, ये यूज करने के लिए नहीं होते, ये सिर्फ एक डिटेरेंट होते हैं ताकि दूसरे मुल्कों को बताया जा सके कि अगर तुम लोग हम पर हावी होए तो हम लोग इन हथियारों का इस्तेमाल कर सकते हैं। एंड इफ दिस एवर हैपेंस then both of the countries will not survive and Pakistan will never want that. So conclusion हमारा यह है कि ना गजवा हिंद पॉसिबल है और ना अखंड भारत, लेकिन पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान कुछ और बेहतरीन चीजें पॉसिबल हैं, जिसमें नंबर 1 है कोलैबोरेशन एंड कोऑपरेशन। इट्स हाई टाइम के दोनों मुल्क फ्रेंडली और कॉर्डियल रिलेशनशिप को डेवलप करें। ये इन दोनों मुल्क के करोड़ों लोगों के फेवर में जाएगा। दूसरी चीज जो इन दोनों मुल्कों में पॉसिबल है वो है ट्रेड। इट्स सो अनफॉर्चुनेट कि ये दोनों इतने बड़े मुल्क हैं लेकिन हार्डली इनके दरमियान ट्रेड होती है। अगर हम सिर्फ ट्रेड खोल देना इन दोनों मुल्कों में तो इन दोनों मुल्कों की जो गरीब अवाम है उनके हालात बहुत बेहतर हो सकते हैं। तीसरा ये कि वी नीड टू हैव कल्चरल एक्सचेंज बिटवीन द टू कंट्रीज। आज दुनिया एक ग्लोबल विलेज है और कल्चरल एक्सचेंज इज इंडिस्पेंसिबल। एक और चीज जो दोनों मुल्कों में हो सकती है वो है स्पोर्ट्स डिप्लोमेसी। पाकिस्तानीज एंड इंडियंस लव क्रिकेट। इस क्रिकेट को प्रमोट किया जाए और इस प्रमोशन के जरिए पाकिस्तान और इंडिया के डिप्लोमेटिक हालात को बेहतर किया जा सकता है। इसके अलावा दोनों मुल्कों को अपने लोगों के ऊपर इन्वेस्ट करने की जरूरत है। वी शुड शेयर आवर ह्यूमन रिसोर्स ताकि दोनों मुल्कों में ह्यूमन कैपिटल डेवलप हो, टेक्नोलॉजी का ट्रांसफर हो और हम लोग मिलकर नई नई इजादात कर सकें। एक और काम जिसके अंदर पाकिस्तान और इंडिया मिलकर काम कर सकते हैं वो है गुर्बत का खात्मा। जितनी पाकिस्तान में पावर्टी है उतनी ही इंडिया में है। लिहाजा इन दोनों मुल्कों को अपने गरीब लोगों के लिए काम करना चाहिए और मिलकर काम करना चाहिए। मोरोवर बोथ द कंट्रीज कैन वर्क ऑन बिग इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स जैसे कि क्रिएशन ऑफ रोड नेटवर्क, पावर एंड डैम्स। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह कि अगर हमारे ताल्लुकात अच्छे होंगे तो हम लोग अपनी मिलिट्री के ऊपर कम स्पेंड करेंगे। पाकिस्तान अपने बजट का तकरीबन 15 से 16% मिलिट्री के ऊपर खर्च करता है, विच इज ह्यूज। सिमिलरली इंडिया का भी मिलिट्री एक्सपेंडिचर बहुत ज्यादा है। अगर हम अपने हालात बेहतर करेंगे तो आवर मिलिट्री एक्सपेंडिचर विल स्लो डाउन और वहां से जो पैसे बचेंगे वो हम अपनी गरीब आवाम को दे सकेंगे। और आखिर में ये कि वी नीड टू हैव मोर पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट। हम लोग आपस में ट्रैवल करना शुरू करें। इंडियंस पाकिस्तान आए, पाकिस्तान को देखें। सिमिलरली पाकिस्तानी शुड गो टू इंडिया। बोथ आर एब्सोल्युटली ब्यूटीफुल कंट्रीज। जब जापान और कोरिया आपस में कॉर्डियली रह सकते हैं, जब यूरोपियंस इतनी जंगें लड़ने के बाद एक दूसरे से फ्रेंडली हो सकते हैं, देन व्हाई कांट इंडिया एंड पाकिस्तान डू दिस? इट्स हाई टाइम के अखंड भारत और गजवा हिंद जैसे फ्रिवलस और यूटोपियन कॉन्सेप्ट से निकलकर हम लोग दोनों मुल्कों की आवाम का सोचें, सो दैट बोथ द कंट्रीज कैन प्रॉस्पर। मेरी बातों के बारे में जरूर सोचिएगा, जज्बात से नहीं, दिमाग से। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक बटन जरूर प्रेस कीजिएगा। Until next time, goodbye.